अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? खैरियत से हैं? बेटा, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना एएस का नया टॉपिक, और इसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में यूजुअली दो पार्ट्स हैं। एक आइडियल गैस, और उसमें गैस लॉज वगैरह हैं बेटा, और दूसरा जो है वो सिंपल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस वगैरह। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा स्टेट्स ऑफ मैटर में। जो गैस लॉज वाला पार्ट है, सही है, उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, थ्योरी में भी, एमसीक्यू में भी बेटा। तो हम उन्हें इंशाल्लाह काउंटर करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो स्टेट्स ऑफ मैटर में पहला टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, या जिसे हम लोग कह सकते हैं आइडियल गैस पोस्टुलेट्स, ठीक है। हम पहला टॉपिक शुरू करने लगे हैं बेटा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, के एम टी जिसे कहते हैं आप लोग, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और हमने इसमें पढ़ना है आइडियल गैस, आइडियल गैस postulates। अच्छा, आप postulates किसे कहते हैं? assumptions को बोलते हैं। आइडियल गैस रियल में नहीं होती। रियल गैसेस बहुत रियल गैसेस का बिहेवियर बहुत टिपिकल होता है। हर गैस के पार्टिकल्स, उनके मॉलिक्यूल, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है। तो गैसेस का एक समराइज्ड बिहेवियर नहीं समझा जा सकता। अगर आप हर गैस के ऊपर कोई लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सारी गैसेस पे नहीं होगा। कोई एक लॉ, कोई एक थ्योरी इम्प्लीमेंट करेंगे, सब पे नहीं होगा। तो हमने क्या किया, एक ऐसी गैस एज्यूम की जो हमारे लॉज को इम्प्लीमेंट करने में आसानी कर दे, ताकि हम किसी एक स्पेसिफिक गैस के ऊपर अपने सारे लॉज इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद उनको रियल गैसेस के साथ रिलेट करेंगे बाद में। बट अगर जैसे कभी आपके दिमाग में सवाल आए कि यार हम लोग आइडियल गैस जब एक चीज़ है ही नहीं तो एज्यूम क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा हमें अपने गैस लॉज इंप्लीमेंट करने हैं। हर गैस का बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो हमने एक ऐसी गैस एज्यूम कर ली, सही है, जिस पे हम अपने हर लॉ को इंप्लीमेंट कर सकेंगे। मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। एजम्पशंस का मतलब यही होता है कि आपने कुछ चीज़ें सोची हुई हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें एज्यूम की हुई हैं। यूजुअली आपसे 3 मार्क्स का जब सवाल पूछता है कि डिफाइन आइडियल गैस, तो उसमें आपको 3 एजम्पशंस लिखनी होती हैं। 3 ऐसी थ्योरेटिकल चीज़ें लिखनी होती हैं जो हमने एज्यूम की हुई हैं, ताकि हमें गैस के बिहेवियर को समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। सबसे पहला जो पोस्टुलेट है या पहला एजम्पशन है आइडियल गैस के लिए, वो कहते हैं देयर इज़ नो, मतलब यूजुअली जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर 3 इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जिसे परमानेंट डाइपोल डाइपोल भी कहते हैं बेटा, और वेंडरवॉल या इंड्यूस टेम्पररी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। हम कहते हैं हमने जो गैस एज्यूम की है या आइडियल गैस एज्यूम की है, उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। दे हैव जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस तो होती हैं। तो जो पहला पॉस्टुलेट है या फर्स्ट एजम्पशन है बेटा, वो ये है, गैस पार्टिकल्स, गैस particles not have do not have intermolecular forces बेटा।
मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऑब्वियसली ये एक एजम्पशन है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर कहीं पे ना भी हो तो भी एक सबसे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है इंड्यूस्ड टेम्परेरी डाइपोल डाइपोल। तो नंबर टू, सेकंड एजम्पशन बेटा, जो हम लोग आइडियल गैस के लिए करते हैं, कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स, कोलिजन ऑफ गैस particles are perfectly इलास्टिक। क्या मतलब बेटा? मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हो, गैस पार्टिकल्स, और उनके बीच में हीट लॉस ना हो रहा हो या हीट चेंज ना हो रहा हो। तो हम कहते हैं हमने जो गैस एज्यूम की हुई है आइडियल गैस, उनके पार्टिकल्स का कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, तो ये दूसरी एजम्पशन हो गई। थर्ड एंड द लास्ट एजम्पशन अबाउट द आइडियल गैस इज वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स या गैस पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। कुछ लोग इसको जीरो भी बोलते हैं, सही है, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये एजम्पशन तो नहीं है, तो रियल गैसेस पे भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पहली बात तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं नेग्लिजिबल, यहाँ पे जो हम कह रहे हैं वो ज़ीरो है। ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता, गैस के पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल, जो लोग, जिन लोगों को ये सब सही लग रहा होता है, वो इसलिए सही लग रहा होता है कि अगर सपोज करो गैस का अपना कोई वॉल्यूम तो होता नहीं है, लेकिन सपोज करो कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, सही है। जैसे सपोज ये 6 पार्टिकल्स हैं। अगर आप इन 6 पार्टिकल्स को एक जगह इकट्ठा कर दो, ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये जो वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल है, इसे आप नेग्लिजिबल कह सकते हैं एज कंपेयर टू दैट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं इस गैस को इस कंटेनर में रखता, छोटे वाले कंटेनर में, इस कंटेनर में, तो क्या अब आप पार्टिकल्स का वॉल्यूम निगलेक्ट कर सकते हैं, ज़ीरो कह सकते हैं? जी नहीं। यानी कि ये डिपेंड करता है कि अगर आपके कंटेनर का वॉल्यूम इनफाइनाइट हो तो आप गैस के पार्टिकल को नेग्लिजिबल या ज़ीरो कह सकते हैं। बट ऐसा रियल में नहीं होता, रियल में वो ज़ीरो नहीं होगा बेटा, ठीक है, या रियल में आप नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हैं उसको। बट हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल और ज़ीरो एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो ये तीन मेन एजम्पशंस हैं बेटा आइडियल गैस के, जो हमें हेल्प करेंगे गैसेस के बिहेवियर को समझने में और जो गैस लॉज वगैरह हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो ये तीन हो गए हमारे आइडियल गैस पॉस्टुलेट्स। चलते हैं अब कुछ, आपकी मुझे यकीन है फैमिलियर चीज़ें होती हैं, आप ओ लेवल से पढ़ते हुए आते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह वगैरह। तो अब हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सबसे पहले बेटा एक सिंपल सा गैस लॉ है जिसे आप बॉयल्स लॉ कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ में आ गई होगी। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स कहता है बेटा कि वॉल्यूम वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इफ टेम्परेचर एंड मोल्स आर कांस्टेंट बेटा। मोल का मतलब एन। अगर आप किसी फिक्स्ड मास
सही है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो। फिक्स मास का मतलब हो गया आपने उसके मोल्स फिक्स किए हुए। फिक्स मोल्स हो या फिक्स मास हो, टेम्परेचर आपने फिक्स किया हो, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। ये बात किसने कही थी बेटा? बॉयल्स ने कही थी। बॉयल्स कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अच्छा, अगर हम इसे थोड़ा सा आगे लेके चलें तो हमारे इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो बेटा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, v इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो कोई कांस्टेंट लगा दें, मैंने इसे लिख दिया k अपॉन p। और बेटा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि p v इज इक्वल टू k बेटा, ठीक है। अच्छा, इस पी वी इज इक्वल टू के से हम कुछ चीज़ें और ड्राइव कर सकते हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे यकीन है आपको पता होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 और V2। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो P1 V1 कॉन्स्टेंट हुआ, P2 V2 कॉन्स्टेंट हुआ, तो इस तरह P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इससे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हमारे सॉल्व होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गया बॉयल्स लॉ। यूजुअली आपसे पेपर में कभी कभी ग्राफ से रिलेटेड सवाल भी कर देता है, ठीक है। तो आप ग्राफ से रिलेटेड सवाल इसके हो सकते हैं लाइक दिस। अगर मैं दो ग्राफ बनाऊं इसके, थोड़ा बड़ा हो गया ना, ज़रा छोटा कर दूं इसको मैं, तो मैं इसको ज़रा इधर कर देता हूँ ताकि मेरे दो ग्राफ बन जाएं बेटा। सही है। अच्छा, आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं और एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं। बस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में आपने सुना होगा बेटा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वेरिएबल जो आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में चेंज करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, जो चेंज आएगा उस पर। तो यूजुअली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ख्याल रखा करें, वरना अगर कोई शख्स प्रेशर वाई एक्सेस पे रखता है या वॉल्यूम वाई एक्सेस पे रखता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मर्जी है, यूजुअली लोग प्रेशर रखते हैं क्योंकि वो प्रेशर का चेंज चेक कर रहे होते हैं वॉल्यूम को डिफरेंट करके बेटा। तो जो भी आपको सही लगता है कर लें, कोई इशू नहीं है। तो ये रिवर्स हो सकता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम रखता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पी रखता हूँ प्रेशर, तो इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका इनवर्स रिलेशनशिप। अच्छा, कभी कभी ये भी करता है हरकत कि ना, पी की जगह 1/p रख देता है। ये ऐसी हरकतें भी करता है। मुझे यकीन है बेटा इसमें आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा कभी भी। ये वॉल्यूम है और यहाँ लिख देता है 1/p, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ भी देता है, तो इसमें जाहिर बात है डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, लाइक दिस, ऐसे। तो बॉयल्स कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इफ टेम्परेचर एंड मोल्स केप्ट कांस्टेंट। बेटा ये हो गया बॉयल्स लॉ। एक और है, उसे कहते हैं चार्ल्स लॉ बेटा। ये भी आपने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा, नाम से नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, बट आपने गैस लॉज में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। चार्ल्स कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर बेटा। और अगर आप दो चीज़ें कांस्टेंट रखें, क्या बेटा? प्रेशर एंड फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। प्रेशर एंड मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट बेटा, दैट्स इट। अच्छा, अब आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और आगे अगर ले जाएं तो आप इन्हें कुछ और अच्छे तरीकों से लिख सकते हैं, जिससे आपके ना न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। वो आसान सा है ये भी। ये देखिए, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे बेटा तो क्या कर रखेंगे, कोई कांस्टेंट रख दिया, यहाँ पे टी लिखा। इसी तरह से v अपॉन टी करके आपने इसे k लिख दिया बेटा। और v अपॉन टी अगर k के बराबर है तो v1/t1 इज इक्वल टू के होगा, v2/t2 इज इक्वल टू के होगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2 बेटा। ये
ऐसे भी हो सकता है। ये मैं फॉर्मूला आपको इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि ये डिफरेंट फॉर्मूला आपको डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे, ठीक है। तो v1/t1 = v2/t2। इसका एक ग्राफ, सिंपल सा एक ग्राफ है, थोड़ा सा समझने वाला है, ज़रा देखिएगा। देखिए, अगर मैं एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर रखता हूँ, ठीक है, ये मैंने टेम्परेचर रखा है और ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और यहाँ मैं रख रहा हूँ वॉल्यूम। अब अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, ये देखिएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड करूं लाइक दिस, ये देखिएगा, लाइक दिस। अब आप देखें, अगर मैं टेम्परेचर कम करता जाऊं तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। ऐसा पॉइंट बेटा जहां पे थ्योरेटिकली, ये वाला पॉइंट जहां पर थ्योरेटिकली किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, ठीक है, तो इस टेम्परेचर को जहां पे थ्योरेटिकली किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, हम कहते हैं ये टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये बराबर होता है बेटा 0 केल्विन के। यानी केल्विन वाला जो स्टार्ट हुआ है स्केल, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इस टेम्परेचर को हम लोग अक्सर एब्सोलूट ज़ीरो भी कहते हैं बेटा। दिस इज ऑल्सो नोन एज एब्सोलूट ज़ीरो, ठीक है। तो जो इसीलिए आपने देखा होगा बेटा, जब हम कन्वर्जन करते हैं तो हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, +273 करके। तो ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर किसी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाता है। तो अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएं तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि गैस गायब हो जाएगी, बट थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि वहाँ पे उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। दिस इज़ -273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन। अच्छा, अब इन दो से ना एक चीज़ और सीखेगा। अब अक्सर आपसे एक सवाल और पूछता है इसी में, ज़रा बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को ज़रा मिला के मैं एक देता हूँ, सही है। बॉयल्स और चार्ल्स लॉ, देखें, इसे कभी कभी ऐसा भी करता है, वो यूं करता है कि आप कहते हैं v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द p एंड v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t, यही है। तो इसे ना कभी कभी ऐसे लिख देता है, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p इंटू टी। तो बेटा अगर ये हटाएंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखें, ये देखिएगा, जैसे मैं इसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो v इज इक्वल टू के टी अपॉन पी। और बेटा अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू के। ये देखिए बेटा, अगर पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू के हो सकता है, तो P1 V1 T1 बराबर हो जाएगा P1 P2 V2 T2 के। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो कभी कभी इस फॉर्मूला से भी आपसे सवाल पूछ सकता है बेटा, ऐसे ख्याल रखिएगा। ये कहाँ से आते हैं तो मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी डेरिवेशन करा देता हूँ आपको, ताकि यार बात समझ में आ जाए, आ रहा है ना। सिंपल सी है, मतलब अभी तक मुझे नहीं लगता मैंने कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ आपको बताई होगी, सब बच्चों वाली बातें। तो आप इसे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये वाला भी फॉर्मूला याद रखिएगा। एक आखिरी लॉ है, वो है एवोगैड्रोज लॉ। गैस तीन लॉज हैं बेटा, पहला है बॉयल्स, दूसरा है चार्ल्स और तीसरा है एवोगैड्रो। हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर में ये तीन चीज़ें हैं बस। एवोगैड्रोज लॉ ये कहता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स के।
ऑब्वियसली बेटा 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, अगर आप आरटीपी देखें तो 24, 2 मोल्स का वॉल्यूम 48, 3 का 72, 4 का 96। आप मोल्स बढ़ाते जाएं वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, दैट्स इट। तो इसने ये रिलेशनशिप बताया, बट कुछ चीज़ें कांस्टेंट रखनी है। अब यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट रखना है, यहाँ पे आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर को क्या रखना है बेटा, कांस्टेंट रखना है। प्रेशर एंड टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होने चाहिए बेटा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स, और वॉल्यूम इज इक्वल टू के और एन बेटा। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो वी अपॉन एन बराबर हो जाएगा बेटा के, ठीक है। अब देखिए आप, ये मेरे पास एक फॉर्मूला आया, इसे मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे मैंने बॉयल्स और चार्ल्स लिखे थे। कैसे लिख सकता हूँ इसको, मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2 बेटा, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो बिलीव मी आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इतने क्विक सॉल्व होंगे, मतलब आपको हर चीज़ के बारे में पता होगा कि यार अब मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, अब मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 लॉज हमने पढ़े हैं, हम इन तीनों को मर्ज करके एक नई डेरिवेशन बनाने वाले हैं, उसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। देखिएगा बेटा, अब ये तीनों गैस लॉस थे, ठीक है। इन तीनों को हमने एक आइडियल गैस एज्यूम की, ठीक है, ताकि गैस का बिहेवियर समझने में आसानी हो। हमने उन गैस को एज्यूम करके 3 लॉस दिए। अब हम इन तीनों लॉस को इम्प्लीमेंट करते हैं और एक नई चीज़ बनाने वाले हैं बेटा, उसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। हम इसे कहते हैं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन बहुत आसान है और कोई मुश्किल नहीं है। देखें बेटा, बॉयल्स कहता है, इन तीनों की कॉम्बिनेशन है। बॉयल्स कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यही बोलता है बेटा। चार्ल्स कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और एवोगैड्रोस कहता है बेटा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N। तो अब चेक करें, V V V तीनों ने वॉल्यूम से रिलेशनशिप बनाया हुआ है। मैं इन्हें मर्ज करके ऐसे लिख सकता हूं ना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P इंटू टी इंटू एन बेटा, कह सकता हूं। अब देखिए, इसको हटा के एक कांस्टेंट लगाता हूं, V इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट इज R T N, ठीक है, अपॉन P। प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैंने कांस्टेंट क्या लगाया, R। अभी आगे चल के बताता हूं R है क्या। और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि P V इज इक्वल टू N R T, ऐसे भी लिख सकता हूं। दिस इक्वेशन इज नोन एज जर्नल गैस इक्वेशन बेटा, इसे कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। अच्छा, यहां पर P क्या है, प्रेशर है, ठीक है। और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो खास ख्याल रखिएगा, प्रेशर हमेशा पास्कल में होना चाहिए। तो ये आगे चल के मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी बताता हूँ। इसी तरह बेटा V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम है यहां पे, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, और ये हमेशा किस में होना चाहिए बेटा, मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। इसी तरह बेटा N यहां पे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
गैस होने चाहिए, ये तो MOL यूनिट होगा इसका। इसी तरीके से बेटा T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमेशा याद रखिएगा टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, नहीं है कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह बेटा R इज नोन एज जर्नल गैस कांस्टेंट, जर्नल गैस कांस्टेंट। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन होती है, पेपर में इसकी वैल्यू गिवन होती है, बट इसकी वैल्यू अगर आपको याद रखनी है तो 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल होती है, ठीक है। अच्छा, अब बस एक आखिरी बात, ये हो गई जनरल गैस इक्वेशन। छोटी सी बात याद रखिएगा, अगर आपका एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है कि डिफाइन आइडियल गैस, 3 मार्क्स का सवाल पूछता है तो 3 एजम्पशंस लिखने। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर आपसे बोलता है कि 1 मार्क में, 1 मार्क के लिए डिफाइन करो आइडियल गैस, तो आपने बोलना है द गैस विच फॉलोज PV and RT इज कॉल्ड एन आइडियल गैस, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। मैं एक छोटी सी बात आपके साथ यहाँ शेयर करूँ, याद रखिएगा, ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है इसके लिए एक पॉइंट याद रखिएगा, द गैस विच फॉलोज PV इज इक्वल टू nRT is called an ideal gas। ये बोल रहा हूं बेटा, ठीक है। तो द गैस विच फॉलोज PV and RT इज कॉल्ड एन आइडियल गैस, ठीक है। तो ये होती है। अच्छा, इसमें इसमें एक चीज़ और मैं आपको समझा दूं, ज़रा बात सुनिए। जैसे PV इज इक्वल टू nRT को, फॉर्मूला को अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ कुछ चीज़ें समझाने के लिए, ज़रा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, PV इज इक्वल टू nRT को अगर मैं ऐसे लिख दूं, PV अपॉन NT इज इक्वल टू R, ऐसे लिख दूं। देखिएगा, इससे आपको एक और चीज़ समझ में आएगी बेटा। ये सब फॉर्मूला हैं जो यूज़ होंगे, ठीक है, आगे चल के। अब देखिए, PV अपॉन NT इज इक्वल टू R है, तो बेटा इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। कैसे? इसे लिखा जा सकता है P1V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन N2 और T2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, देखिएगा। ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है इस PV and RT से, P1V1 अपॉन N1T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन N2T2, इससे हम लोग बॉयल्स चार्ल्स और एवोगैड्रोज लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। आपको पता है कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, लुक एट हियर। इसी से मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, यहाँ देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं ये बॉयल्स लॉ को प्रूफ कर दे जो हमने ऊपर लिखा है, ठीक है, तो बॉयल्स लॉ में आप क्या कहते हैं, ज़रा देखिएगा। आपने कहा P1V1 अपॉन N1T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन N2 और T2। तो बॉयल्स लॉ में आप किन चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं? व्हाट इज द कांस्टेंट इन योर बॉयल्स लॉ? आप कहते हैं प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर एंड मोल्स कांस्टेंट होते हैं, राइट? ये चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, हाँ होती हैं। चलें आप ज़रा कांस्टेंट हटा दें इसमें से, टेम्परेचर हटा दें तो आप कहेंगे T हटाओ, और हटाओ मोल्स, मोल्स हटा दो, N हटा दो, T हटा दो, तो आपके पास क्या बचा, ज़रा देखिएगा। हेलो, क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा बेटा P1V1 इज इक्वल टू P2 और V2। यही है ना बॉयल्स लॉ? हाँ भाई, ये देखो यही लॉ है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये रहा बेटा बॉयल्स लॉ। उस फॉर्मूला से आप ये तीनों लॉज भी प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए कैसे, एक और एग्जांपल देता हूँ, शायद मेरी बात और अच्छी समझ में आ जाए। लेट्स सपोज कि अगर मुझे इससे प्रूव करना हो चार्ल्स लॉ को, चलो
ठीक है। मैंने चार्ल्स लॉ को प्रूव करना है इसी फॉर्मूला से। तो बेटा क्या क्या कांस्टेंट था पहले ये बताओ चार्ल्स लॉ में। आप कहेंगे सर प्रेशर कांस्टेंट था एंड मोल्स कांस्टेंट थे, ठीक है, यही दो चीज़ें कांस्टेंट थी। चलो ज़रा फॉर्मूला देखिएगा, P1 V1 N1 T1 P2 V2 अपॉन N2 T2, यही था। आप इसमें से कांस्टेंट हटा दें ज़रा। भाई क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। तो आपने प्रेशर हटाया, मोल्स हटाया, प्रेशर हटाया, मोल्स हटाया। आप चेक करें आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा। आपके पास रिमेनिंग बचेगा वी, आपके पास रिमेनिंग बचेगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। चेक करें बेटा, यही आपका चार्ल्स लॉ था। और से देखें, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये देखिए लकट है यार। ये रहा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। कैसा? तीसरी चीज बेटा वो भी आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिएगा एवोगैड्रोस को देखिएगा बेटा, ठीक है, ये सब लिंक्ड है आपस में। एवोगैड्रो ने क्या कहा था? सही है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स। क्या क्या कांस्टेंट रखें? पी एंड टी कांस्टेंट। तो आपने रखा पी एंड टी कांस्टेंट। अब जरा देखिएगा बेटा, मैंने दोबारा से फॉर्मूला लिखा, P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू आपने कहा P2 V2 अपॉन N2 T2 किया। चलो ज़रा कांस्टेंट्स हटा दो इसमें से, प्रेशर और टेम्परेचर हटा दो। हटा दूं? ये लो मैं हटा रहा हूँ। प्रेशर हटाया और टेम्परेचर हटाया, प्रेशर हटाया, टेम्परेचर हटाया। बेटा ज़रा चेक करें क्या रिमेनिंग बच रहा है। V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2, ये बचा बेटा, ये कह रहा हूं। आप चेक करें, V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2 इज द एवोगैड्रोस लॉ, ये रहा बेटा। तो वो जो मैंने जर्नल गैस इक्वेशन से एक फॉर्मूला बनाया, उससे वो तीनों गैस लॉज भी प्रूव हो रहे हैं जो उसने ऊपर किए थे। सही है। हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे बेटा, PVNRT को। सही है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड आपको बतानी है मुझे। देखो बेटा, PV इज इक्वल टू में, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, PV इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा, N का मतलब हो गया मोल्स, मोल्स का मतलब हो गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास RT, हो गया। तो बेटा मैं इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू MRT अपॉन PV। ये वो फॉर्मूला है जिससे आप गैसेस के मॉलिक्यूलर मासेस निकाल सकते हैं, ये बोल रहा हूं, ठीक है। दोबारा देखिए, पी वी इज इक्वल टू NRT फॉर्मूला था। तो बेटा अगर आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो आप इसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू N/V RT। कर सकते हैं बेटा। N क्या है? मोल्स। V क्या है? वॉल्यूम। मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। तो आप लिख सकते हैं ना, P इज इक्वल टू CRT। किसी गैस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। दोबारा सुने, P V इज इक्वल टू NRT। बेटा अगर आप इसे ऐसे लिखें कि पी वी इज इक्वल टू एन मेनी मोल्स की जगह मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास RT। और बेटा अगर आप इसे लिख दें, P इंटू MR इज इक्वल टू M/VRT, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब M क्या है? मास।
वी क्या है? वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। इसे कुछ लोग वो रो करके भी लिखते हैं, कुछ लोग डी करके लिखते हैं, मर्जी है आपकी, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं है हमारा। पी इंटू एम आर, डेंसिटी आर टी। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। ये जो इतनी सारी मैंने आपको चीजें बताई है ना बेटा, ये मैंने आपको इसलिए बताई है यार, आप उसके किसी भी क्वेश्चन के अंदर फंस ना जाए, कोई ऐसा टिपिकल सवाल ना हो जिसमें वो आपसे कुछ पूछे और आप बोले यार ये तो मुझे आता ही नहीं। मतलब आपको कन्वर्जन्स वगैरह आनी चाहिए, चीज़ें वगैरह आनी चाहिए, वो समझाने के लिए ये थोड़ा सा आपको मैं ज़रा सा चीज़ें बता रहा होता हूँ। देखो बेटा, जब भी आप पीवीएनआरटी का कोई सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें आप यूनिट कन्वर्जन्स का बहुत ख्याल रखिएगा। ज़्यादातर बच्चे जो सिली मिस्टेक करते हैं वो यूनिट कन्वर्जन में करते हैं, ठीक है। मैं आपका कुछ थोड़ा साथ देता हूँ, एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। पहली बात तो ये याद रखिएगा, कुछ कुछ बेसिक बातें आपको समझा देता हूँ जिनका ख्याल रखेंगे तो मुझे उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। देखिए बेटा कि वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है, ये याद रख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में सहूलत हो जाएगी आपको, ठीक है। कर लोगे ना याद? 101 किलो पास्कल के बराबर होता है, या फिर 101 इंटू 10⁻³ पास्कल के बराबर होता है। पहली बात याद रखिएगा, ठीक है। कुछ बातें ज़्यादा नहीं बोलूंगा आपको, कुछ छोटी छोटी बातें वो याद रख लें। दूसरी बात बेटा, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। आप सबको पता है ये डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। दोबारा सुने, अगर आप डेसीमीटर क्यूब को डिवाइड कर दें बेटा 1000 से तो आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ जाता है। तो अब आपका एग्जामिनर क्या करेगा हरकत, सेंटीमीटर क्यूब में दे देगा, डीएम क्यूब में दे देगा, आपसे मीटर क्यूब में पूछेगा। इसको आप एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर देखो सेंटीमीटर क्यूब के नीचे 3 जीरो हैं, डीएम क्यूब के नीचे 3 जीरो हैं, तो वो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ ना कि सेंटीमीटर क्यूब इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में। तो याद रखिएगा पीवीएनआरटी के अंदर प्रेशर किस में होना चाहिए, पास्कल में, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, मीटर क्यूब में, ठीक है। टेम्परेचर पे आते हैं बेटा, ये आपको पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपको दिया हो उसमें अगर आप 273 ऐड कर दें तो ये बराबर हो जाएगा बेटा केल्विन के। मुझे उम्मीद है आप इन बातों का ख्याल रखेंगे। तो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आपको दे रहा हो तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। एक छोटी सी बात आपको और बताता हूँ। देखो बेटा, कभी कभी लिखा होता है RTP। आरटीपी पे आपका जो टेम्परेचर कंसीडर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। इसी तरीके से प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक कंसीडर होता है। और बेटा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कंसीडर होता है आरटीपी पे 24 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरीके से बेटा एक और यूनिट होता है, वो होता है एसटीपी, ठीक है। एस टीपी। मैं उम्मीद रखता हूं आप मेरी बात का ख्याल रखेंगे बेटा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन आरटीपी में पूछता है और कभी कभी आपसे क्वेश्चन एसटीपी में पूछता है। एसटीपी में फर्क है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर यहां होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर सेम रहता है दोनों में और वो है 1 एटमॉस्फेरिक। बस अक्सर हम लोग सिली मिस्टेक करते हैं वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम 24 डीएम क्यूब लेते हैं, आंसर गलत आ रहा होता है, बोलते हैं सर ऑप्शन में आंसर ही नहीं आ रहा। और बेटा कहाँ से आएगा जब तुम एसटीपी की जगह आरटीपी का वॉल्यूम ले रहे हो, क्योंकि एसटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। मैं बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूं कि यूनिट कन्वर्जन का ख्याल रखो, यूनिट कन्वर्जन का ख्याल रखो। तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूं, ज़रा देखिएगा कैसे। यहाँ देखिएगा, देखो बेटा, आपने कहा, ये मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बात, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ देखिएगा, P
V इज इक्वल टू nRT। सपोज करो आपके पास 1 मोल गैस है और एसटीपी पे है, और मैं चाहता हूं आप मुझे R की वैल्यू निकाल के दिखाएं, तो आप क्या कहेंगे बेटा? आप कहेंगे इस इक्वेशन को जरा रीअरेंज करूं तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन और टी। ये एस टी पी पे निकाल के दिखा रहा हूं तो आपको इंशाल्लाह बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। जरा देखिए, आपने कहा R इज इक्वल टू, भाई 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है। 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये हो गया ना 101 इंटू 10⁻³ पास्कल मतलब हो गया। अच्छा, वॉल्यूम कितना होता है 1 मोल गैस का एसटीपी के ऊपर बेटा? 22.4। तो आपने लिखा 22.4 मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया बेटा, ये देखें, ये कन्वर्जन मैंने आपको सिखाएंगे, ओके, ख्याल रखिएगा इसका। और ये हो गया मीटर क्यूब में, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखिए एन कितना है 1 मोल। ये सब एसटीपी पे कर रहा हूं। अच्छा, एसटीपी पे टेम्परेचर कितना है भाई? टेम्परेचर एसटीपी पे होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हो गया 273, 0 + 273 इज 273, तो 273 केल्विन हो गया। अब अगर आप इस पूरे को सॉल्व करें तो आपके पास 8.31 नहीं आएगा, 8.2 समथिंग आएगा। हम उसे राउंड ऑफ करके ले लेते हैं, आप खुद से करके देखिएगा, 8.31 नहीं आएगा, वो असल में राउंड ऑफ फिगर है। यह आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद 8.31, ठीक है। मैंने देखो यूनिट कन्वर्जन्स की आपको चीजें सिखाई है। इसके बाद यहां लिखा हुआ है पास्कल इनटू मीटर क्यूब अपॉन मोल, ये यूनिट्स हैं देखें, इनटू केल्विन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे थोड़ा सा और आगे लेके चलूं बेटा, तो पास्कल बराबर होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के। तो मैंने पास्कल की जगह लिख दिया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब अपॉन मोल इनटू केल्विन, यही है। तो अगर मैं इस मीटर स्क्वायर से क्यूब हटा दूं तो मेरे पास बचा न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन क्या बचा मेरे पास बेटा? मोल इंटू केल्विन। न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर होता है? जूल्स के। तो अब देखिए बेटा, आपके पास जो आर की वैल्यू लिखी होती है वो इसलिए न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल्स। मोल को ऊपर ले जाए बेटा तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स, केल्विन को ऊपर ले जाए बेटा तो ये हो जाएगा केल्विन इनवर्स। ये है आपकी आर की वैल्यू बेटा, ठीक है, समझ आ रहा है? ये मैंने आपको, ये पेपर में नहीं बोलता आपको कि आर की वैल्यू निकाल के दिखाओ, मैं इसलिए निकाल रहा हूं बेटा ताकि आपको बस यूनिट कन्वर्जन्स के बारे में समझा सकूं। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि ज्यादातर बच्चे यूनिट कन्वर्जन में मिस्टेक करते हैं। अब तो अगर आप यूनिट कन्वर्जन्स का ख्याल रखेंगे, वो आपको ना डिफरेंट यूनिट्स में क्वेश्चन देता है। आपने याद रखना है कि पीवीएनआरटी में प्रेशर पास्कल में होना चाहिए, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए बेटा। और इंशाल्लाह फिर आप इनमें सब चीज़ें, कभी कभी क्या करता है, ऐसी हरकतें भी करता है कि आपसे आपको आंसर डिफरेंट यूनिट में दे देता है। जैसे सपोज करो आपका, आपसे वॉल्यूम निकलवाया, आपका वॉल्यूम आया मीटर क्यूब में, चलो सपोज, तो वो करता क्या है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकलवाने के बाद जो आंसर लिखे होंगे वो सेंटीमीटर क्यूब में लिखे होंगे। ऐसी हरकतें भी करता है। या आपसे डीएम क्यूब में क्वेश्चन जो है ना वो आंसर पूछ लिया, जबकि आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आ रहा है, ऐसे भी हरकतें करता है। तो वो जो यूनिट कन्वर्जन वाले सवाल हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे पीवीएनआरटी के अंदर बेटा। तो ये आई होप आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, और मतलब मुझे लगता है कि ये इन्होंने बस वैसे ही बच्चों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से
चीज़ों को मतलब मार्क्स देने के लिए शायद जो है ना वही टॉपिक रखा हुआ है छोटा सा आपके सिलेबस में। अब आते हैं दो छोटी छोटी बातों पे, उसके बाद फिर इससे प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे। दो छोटी छोटी बातों पे देखिए बेटा, रियल गैसेस एज एन आइडियल गैसेस, रियल गैसेस एज एन आइडियल गैस। जरा मेरी बात को समझिएगा। देखो बेटा, अभी सबसे शुरू में जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा हो ये रहा है कि हमें एक आइडियल गैस एज्यूम करनी पड़ी क्योंकि हमने गैसेस के बिहेवियर को समझना है। उसके लिए हमारे पास एक ऐसी गैस होनी चाहिए जिसमें हम हर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, उसके बिहेवियर को समझ सकें, बाद में उसे देख लेंगे। अब सवाल ये है कि रियल गैसेस तो आइडियल गैसेस नहीं हो सकती ना। क्या रियल गैसेस के बीच में, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है? तो वो आइडियल गैस तो नहीं हुई। तो हम कुछ ऐसी कंडीशंस लगा सकते हैं जिसकी वजह से रियल गैसेस आइडियल गैस के क्लोज हो सकती हैं, नॉट 100% बट क्लोज। यानी अब बच्चों के दिमाग में ना एक सवाल आता है कि सर, पीवीएनआरटी का जो फॉर्मूला है वो तो रियल गैसेस के, वो तो आइडियल गैसेस के लिए, हाँ, लेकिन आप जब कैलकुलेशन करवाते हैं तो आप पीवीएनआरटी से करवाते हैं, तो आप रियल गैसेस के लिए आइडियल गैस वाला फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं? सही है। अच्छा, तो हमारा रिजल्ट गलत आना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, बिल्कुल सही सवाल है बच्चों का कि यार आप एक आइडियल गैस वाली चीज़ों को आप रियल गैसेस पे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? तो एक्चुअली आइडियल गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। पहला स्टेटमेंट अगर मैं आपको वापस से दिखाऊं, जरा देखिएगा, लुक एट हियर। गैस पार्टिकल्स डू नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट? अब हम रियल गैसेस को आइडियल गैसेस के क्लोज कैसे ला सकते हैं, ये समझ ले बात को। पहली कंडीशन, एट हाई टेम्परेचर। काश आप मेरी बात को समझ पाए। हाई टेम्परेचर, जब आप पीवीएनआरटी का फॉर्मूला यूज करें रियल गैसेस के लिए तो आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखें, आपका रिजल्ट एक्यूरेसी के बहुत क्लोज होगा। क्यों? इसलिए बेटा कि हाई टेम्परेचर करने पर गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, और वो एज अ आइडियल गैस बिहेव करने लग जाएंगी। दैट्स इट। इसीलिए टेम्परेचर उसमें हाई रखें। एक और चीज़, एट लो प्रेशर बेटा, एट लो प्रेशर आप प्रेशर को कम रखें। अब क्यों? लो प्रेशर पर रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह कैसे बिहेव करेंगी? जब आप प्रेशर रिमूव करेंगे तो गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा होगा। गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो वो किस तरह का बिहेव करना शुरू कर रहा है बेटा? आइडियल गैस की तरह। तो अब देखो, मैं तुम्हें एक आसान हल बताता हूं, छोटी सी बात, ये ट्रिक याद रखिएगा। रियल गैसेस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, आइडियल गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। तो अगर आप रियल गैसेस पे कुछ ऐसी इंप्लीमेंटेशन करें, कुछ ऐसी कंडीशंस लगाएं कि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएं, ब्रेक हो जाएं, खत्म हो जाएं, तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएंगी। दैट्स इट। और वो कैसे हो सकता है? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। इससे एक बात और समझ में आ जाएगी आपको, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये मेरी आखिरी बात, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। डेविएट का मतलब ना मानना, जो आइडियल गैस है उससे बिल्कुल ऑपोजिट जाना। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा की पॉइंट लिखता हूं, फिर उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? छोटी सी बात याद रखिएगा। गैसेस which have stronger
intermolecular forces will show most deviation from ideal gas behavior. बस एक बात याद रखिएगा बेटा इसमें छोटी सी, कि ऐसा क्यों होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो बेटा, जैसे मैं आपको गैस देता हूं अमोनिया. अमोनिया के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्ड. इसी तरीके से HCl के अंदर होती है परमानेंट डाइपोल अट्रैक्शन. और इसी तरीके से सपोज करो बेटा हाइड्रोजन ले लो, इसमें होती है इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स. अब आप चेक करें, हाइड्रोजन बॉन्ड HCl में डाइपोल और हाइड्रोजन में इंस्टेंटेनियस डाइपोल. इनमें से सबसे ज्यादा डेविएट करने वाली गैस आइडियल बिहेवियर से कौन सी है? अमोनिया है. क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स नहीं होती, जबकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड है. इसका मतलब ये हो गया कि अमोनिया सबसे ज्यादा डेविएशन शो करेगी फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर. So it will show most deviation from ideal behavior. अब आप इसे ऑपोजिट कर दें, रिवर्स कर दें. जिन गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे वीकेस्ट फोर्स होंगी, जैसे सबसे वीकेस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कौन सी होती है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल. तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स वाली पार्टिकल्स वाली गैसेस जो होंगी बेटा, वो मोस्ट रिजेम्बलेंस शो करेंगी. मोस्ट रिजेम्बलेंस विद आइडियल बिहेवियर बेटा. तो मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाने की कोशिश की है. पता नहीं आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई. छोटी सी बात कि याद रखिएगा बेटा, वो आइडियल गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती. तो जिन गैसेस के पार्टिकल में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट करेंगी, चाहे अब आप उन्हें स्ट्रॉन्गर करें या जो भी कुछ करें. और अगर उनकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, सबसे लीस्ट होंगी, नेग्लिजिबल होंगी, वो आइडियल गैस बिहेवियर को शो करेंगी, रिजेम्बलेंस करेंगी. दैट्स इट. अब अगर आप चाहते हैं कि कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह हो जाए, मतलब उसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएं, नेग्लिजिबल हो जाएं, ज़ीरो हो जाए, तो आपको बेटा उसके लिए दो कंडीशंस यूज़ करनी पड़ती हैं. एक टेम्परेचर हाई करना पड़ता है और एक प्रेशर लो करना पड़ता है. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको इसके कुछ और क्वेश्चंस वगैरह करा दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह, ताकि आपको ये जो यूनिट कन्वर्जन्स वाली चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए, और जो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है उनकी इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ जाए. ठीक है, तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में वापस आपसे मुलाकात करूंगा. तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.